हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में अपन ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो इतना इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन अगर बात करें तो नर्सिंग में सबसे ज्यादा अगर नर्सिंग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो वो तीन क्वेश्चन के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है अपना, एक तो आता है आपके क्वेश्चन के अंदर एनसीपी लिखो। ठीक है, एक आता आपके नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, एक आता आपके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, एक आता आपके रोल ऑफ नर्स लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपके इन अगर चार क्वेश्चन की बात करूं ना मैं, ठीक है, इन चार क्वेश्चन के अंदर 99% जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या लिखे, एनसीपी में क्या लिखे, रोल ऑफ नर्स में क्या लिखे, रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखे और कैसे लिखे। सबसे जरूरी चीज क्या है, कैसे लिखे। तो उसी के बारे में अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या लिखना है, रोल ऑफ नर्स में क्या लिखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स में क्या लिखना है और एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो जानते अपन सब आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैं आपको सुपरफिशियली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ नर्स भी बता दूंगा और नर्सिंग केयर प्लान भी बता दूंगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो आपके चार क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्या आ गया आपका रोल ऑफ नर्स। ठीक है, दूसरा आपका क्या आ गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तीसरा आपका क्या आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट, चौथा आपका क्या आ गया एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। इन चारों क्वेश्चन के अंदर है ना, अगर मैं बात करूं तो 95% से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखे, इस क्वेश्चन में क्या लिखे और सबसे जरूरी चीज है कैसे लिखे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अपन आज की वीडियो में नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको किस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। आप खुद नर्सिंग मैनेजमेंट में आप खुद डायग्नोसिस बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे क्या चीज फॉलो करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पास एक डायग्नोस लेके आया हूं, उस डायग्नोस को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कंडीशन, टिश्यू इंजरी और सर्जिकल प्रोसेस। मतलब यहां पर आपका क्या है, एक्यूट पेन है। ठीक है, एक्यूट पेन है किसकी वजह से हो रहा है, आपका डिजीज कंडीशन की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर इंफ्लेमेटरी कंडीशन से, या फिर टिश्यू इंजरी से, या फिर आपके सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ गोल क्या होगा, पेन को कम करना। ठीक है, अभी आप रुको, मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा ना ये चीज कि आप खुद ये डायग्नोस बनाना सीख जाओगे। ठीक है, इसके बाद में अपन इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन में आपके वाइटल साइन मॉनिटर करना, कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करना, मेंटेन क्वाइट इन काम इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, असेस करना पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लोकेशन कहां पर अपना पेन है, इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन पेन का कितना है, क्वालिटी कैसी है, किसके थ्रू, पेन स्केल के थ्रू। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नॉन वर्बल साइन ऑफ पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कोल्ड और हीट अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको पेन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे आपके अगर पेन की बात करें तो जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, तो इंजेक्शन की साइड पे अपन क्या करते हैं, आप कोल्ड चीज अप्लाई करते हो ताकि वहां पर आपकी सूजन वगैरह कम हो जाए। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से अगर पेन हो रहा है तो आप वहां क्या करते हो, आइस चीज अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप कहीं गिर गए हो तो वहां पर आप क्या करते हो, गर्म चीज से सेक करते हो ताकि वो आपका पेन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना, इसके अलावा आपका पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है पेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करेगी, आपके इन्फेक्शन को रोकेगी। ठीक है, ये तो आगे हो गया आपका ओवरव्यू। अब मैं बताऊंगा आपको कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अपन अगर बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या, आपकी नंदा के डायग्नोसिस। ठीक है, नंदा ने क्या क्या है, नंदा ने कहा है कि आपको जो डायग्नोस बनाने हैं वो किस फॉर्म में बनाने हैं, आपको पीईएस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि पीईएस फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि 95% बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि नंदा के डायग्नोसिस क्या होते हैं और नंदा के डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपन खुद डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 4 से 5 डायग्नोसिस ऐसे बताऊंगा जो आप खुद बना सकते हो, कोई सा भी टॉपिक आ जाए, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपकी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, एमएसएन हो, या फिर आपका कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, या फिर आपका साइकेट्रिक हो, या फिर आपका ओबीजी हो। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए आपको नर्सिंग मैनेजमेंट सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है,
तो नंदा ने क्या कहा है, नंदा ने कहा है कि आपको पीईएस, अब जो नई गाइडेंस है, पहले आपकी ये नहीं चलती थी, लेकिन जो अब नई गाइडेंस है, नई गाइडेंस में कहा है कि आपको जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको हमेशा पीईएस फॉर्मेट के अंदर बनाना है, ठीक है। अब ये पीईएस फॉर्मेट क्या होता है, पी का मतलब है यहाँ पर अपना प्रॉब्लम, ठीक है। पी का मतलब क्या, आपका प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में मतलब आपको क्या करना है, डायग्नोस्टिक लेबल लिखना है, ठीक है। जैसे डायग्नोस्टिक लेबल क्या हो गया कि उसको क्या चीज हो रही है, ठीक है। जैसे इनइफेक्टिव डिफिकल्ट ब्रीथिंग, मतलब उसको मतलब ब्रीथिंग लेने में क्या हो रही है, इनइफेक्टिव, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। सीधा लिख दो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या फिर आपका अगर बात करें तो एक्यूट पेन, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो लिखो आप, सबसे पहले क्या लिखो, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। पी मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ई मतलब इटियोलॉजी, किसकी वजह से हो रही है, ये आपका खत्म। एस आप कब बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीईएस फॉर्मेट क्या है। पी मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम मतलब डायग्नोस्टिक लेवल। अब डायग्नोस्टिक लेवल आप किस हिसाब से बनाओगे, प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें तो जैसे आपका जिस टॉपिक का, जैसे सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो वहां आप अलग प्रायोरिटी दे सकते हो। जैसे रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी में आप क्या कर सकते हो, इनइफेक्टिव डिफिकल्ट ब्रीथिंग लिख सकते हो, या फिर जो मैं आपको कॉमन ऐसे 4 या 5 कॉमन डायग्नोसिस भी बताऊंगा जो आप सबके अंदर लिख सकते हो, चाहे ओबीजी हो, चाहे आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, या फिर आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो, या फिर आपका एमएसएन हो, या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, ठीक है। आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पी का मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या हो गया, अपना डायग्नोस्टिक लेवल, ठीक है। ई मतलब क्या हो गया, आपका इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी मतलब किसकी वजह से हो रहा है, जैसे मैंने अभी पहला मैंने इसीलिए बताया है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां अपना क्या था, एक्यूट पेन, एक्यूट पेन क्या था, अपना प्रॉब्लम, ठीक है। इटियोलॉजी क्या थी, इंफ्लेमेटरी कंडीशन, डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शन, सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। पी क्या था, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, एक्यूट पेन। ई क्या था, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या थी, इंफ्लेमेटरी कंडीशन लिख दो, डिजीज कंडीशन लिख दो। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो वहां लिख दो आप डिजीज कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर नंदा की बात करें तो नंदा ने कहा आपका एक पर्टिकुलर बताओ, ठीक है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपनी ये दो चीज आपको याद हो गई ना, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीख गए, ठीक है। अब अपन एस की बात करते हैं, ठीक है। एस क्या हो गया अपना, साइन और सिम्टम, मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अपन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कब लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, जब आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मिस्टर राजू, ए पेशेंट इतने साल का है, इस ये इतनी मतलब जैसे उसको हो रहा है प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, और क्या नाम है उसको एडिमा हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या हो गया उसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर पेशेंट का नाम दिया है ना, तो लिखो आप एज एविडेंस बाय, मतलब कि जैसे उसको क्या हो रहा है आप वो लिखो, ठीक है। अगर वहां पर आपको पेशेंट का नाम नहीं दिया है ना, तो आप बेसब्र से मतलब आप क्या कर सकते हो, साइन और सिम्टम्स को छोड़ सकते हो। आपको क्या लिखना, ओनली ये दो चीज लिखनी, क्या क्या, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, ठीक है। अगर पेशेंट का नाम दे रखा है तो आपको 110% क्या लिखना, आपको साइन और सिम्टम्स लिखना, ठीक है। जैसे कि आपका ओबीजी है, तो ओबीजी के अंदर आपको लिख रखा है कि मिसिस रेखा कुमारी इन लेबर रूम। अगर मिसिस रेखा कुमारी है जो लेबर रूम के अंदर है, उसके अंदर एटोनिसिटी हो रही यूट्रस के अंदर, ठीक है। एटोनिसिटी मतलब यूट्रस क्या कर रहा है, टोन नहीं कर रहा है, ठीक है। टोन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, ठीक है। अब हेमरेज होगा तो आपने डायग्नोसिस पहचान लिया है कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, ठीक है। अब वहां पर आपको अगर नाम दिया है कि मिसिस रेखा कुमारी, तो आप क्या लिखोगे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर लिखने आपको। यहां पर आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही था अपना पीईएस फॉर्मेट, किसके थ्रू दिया गया है, अपना नंदा के डायग्नोसिस के थ्रू है। और कैसे आपको लिखना है अब बताता हूं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे आपका कैसे लिखना है नर्सिंग मैनेजमेंट वो बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका अपन बात करें तो डायग्नोस्टिक लेवल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या हो गया, डायग्नोस्टिक लेवल, डायग्नोस्टिक लेवल मतलब क्या हो गया, अपना प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम लिख दिया आपने, मतलब डायग्नोस्टिक लेवल। जैसे अपना हो गया एक्यूट पेन, ठीक है। एक्यूट पेन के बाद में आपको ये शब्द सबके अंदर लिखना है, चाहे कोई सा डायग्नोस लिखो, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, inadequate knowledge related to, inadequate fluid volume related to, ineffective breathing, या फिर difficulty in breathing related to। हर डायग्नोसिस के आगे क्या लिखना है, रिलेटेड टू, ठीक है। फिर आगे अपना इटियोलॉजी, जैसे पेन में क्या था अपना, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सर्जिकल प्रोसीजर, इन्फेक्शन, या फिर डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो अगर आपका पेशेंट का नाम नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में क्या लिखो आप,
डायग्नोस लिख के खत्म करो। जैसे कि आपको नाम नहीं दे रखा है, सीधा बोल रहा है कि सीधा बोल रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, तो आप सबसे पहले डायग्नोसिस क्या होगी आपका, इनएडेक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। या फिर आपको जैसे कि बर्न का हो रहा है, ठीक है, बर्न में क्या होगा, आपको पेन होगा, सेकंड डिग्री का बर्न है, तो आप लिख दो एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन या फिर रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। यहां पर आपका क्या हो गया, डायग्नोस खत्म, ज्यादा माथापूछी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको नाम दे रखा है कि एक मिस्टर राजू कुमार है जो उसके अंदर भर्ती है, सर्जिकल वार्ड के अंदर है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइन और सिम्टम्स अक्यूर हो रहे हैं। या फिर मिसेस रेखा कुमारी है, उसको एटोनिसिटी इन यूट्रस हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है क्या है, पहचान के लिए अपने पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको, ठीक है। अगर पोस्टपार्टम हेमरेज है तो पोस्टपार्टम हेमरेज का प्रायोरिटी बेस आप 5 डायग्नोसिस लिख दो। वो डायग्नोसिस कैसे लिखना है, जैसे कि आपका कोई सा भी डायग्नोसिस हो गया, सबसे पहले आपका डायग्नोसिस हो गया आपका पेन हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्यूट पेन, ठीक है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एज एविडेंस बाय, ठीक है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय। डिजीज कंडीशन क्या होगी आपकी, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस की वजह से क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहला डायग्नोसिस किस पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या लिख सकते हो, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रिलेटेड टू एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ब्लीडिंग रिलेटेड टू एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस एज एविडेंस बाय आपने क्या देखा है कि बहुत सारा फ्लो क्या हो रहा है, बहुत सारा ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा हुआ, ब्लीडिंग कंडीशन रिलेटेड टू एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस एज एविडेंस बाय अक्यूर मोर ब्लीडिंग, मोर देन 500 ml ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से क्या हो रही है, मोर देन 500 ml ब्लीडिंग बाहर निकल रही है। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्नोसिस खत्म, डायग्नोसिस। यहाँ मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, डायग्नोसिस बनाना सीख लिया, ठीक है। अब डायग्नोसिस में आपको ऐसे कॉमन डायग्नोसिस बताता हूं जो आप कोई सी भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई सी भी आपके जैसे सब्जेक्ट, आपके जैसे नर्सिंग सब्जेक्ट हो गया आपका एमएसएन हो गया, एमएसएन को आप नाम के अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, ठीक है। अपन बात करें नेक्स्ट अपना कम्युनिकेबल डिजीज इन CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें आपके सारे डिजीज आ गए, ठीक है। फिर आपका आ गया ओबीजी, ठीक है, ओबीजी में आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के बताया है, ठीक है। जैसे आपका हो गया इन एडवोकेट, ये चीज आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जैसे डायग्नोस्टिक लेवल क्या हो गया, इन एडवोकेट फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। इन एडवोकेट फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया आपका, डायग्नोस्टिक लेवल हो गया, ठीक है। फिर रिलेटेड टू की जगह रिलेटेड टू सेम। इटियोलॉजी क्या था, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, ठीक है। या फिर डायरिया की वजह से, परसिस्टेंट डायरिया की वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब पेशेंट का नाम नहीं दे रखा है तो ये इतना सा ही लिखना आपको। अगर पेशेंट का नाम दे रखा है फिर आप आगे क्या लिखोगे, एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय इसकी जगह एज एविडेंस बाय, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा अपन ने, पुअर स्किन ट्रिगर, ठीक है। आपने देखा कि इसकी जो स्किन ट्रिगर है वो क्या है, पुअर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। अब मैंने यहाँ पर आपके कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रखे जो आप हर सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हो और हर टॉपिक के अंदर लिख सकते हो। जैसे आपका अगर पोस्टपार्टम हेमरेज है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या सीवीएस डिजीज है या स्ट्रोक है या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एंजाइटी है या फिर आपका ओसीडी है या फिर आपका कोई सी भी डिजीज है, आप लिख सकते हो एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ, ठीक है। ये आप सबके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। एंजाइटी होगी पेशेंट को किसकी वजह से, फियर ऑफ डेथ की वजह से, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर पेशेंट का नाम लिख रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ एज एविडेंस बाय फेशियल ग्राइमेसी। अपने फेशियल ग्राइमेसी की फेशियल चेहरा देख के पहचान लिया कि पेशेंट को डर के मतलब मौत की वजह से उसको डर लग रहा है, ठीक है। फिर हो गया अपना फटीग, भाई अगर बीमारी होगी तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा या फिर जानवर भी नहीं होते कि बीमार के अंदर ताकतवर होते हैं या फिर अपन बात करें तो पूरा अपना पूरा दिखाते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो फटीग मतलब थकावट होगी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। फिर हो गया अपना नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। फिर हो गया अपना एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन या फिर इन्फेक्शन या फिर डिजीज कंडीशन, ठीक है। फिर हो गया अपना ये 4 डायग्नोसिस आप सारी सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हो।
या आप पेन वाला आप चाहे इसके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर अवॉइड कर सकते हो, या बाकी आप सारे सब्जेक्ट के अंदर ये 3 डायग्नोसिस तो आप क्या कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपना ये जो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है रिलेटेड टू म्यूकस प्रोडक्शन, ये तो रेस्पिरेटरी रेट का कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ठीक है, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका, टू रेड्यूस, टू मेंटेन, टू इंप्रूव। आप तीनों चीज यूज में ले। ठीक है, जैसे आपका अगर पेन को क्या करते हैं आप, कम करते हैं, तो अपना क्या आ गया, टू रेड्यूस पेन। ठीक है, मेंटेन किसको करें, जैसे कि ऐसी चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, मेंटेन। ठीक है, जैसे आपका हो गया रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एयरवे पेटेंसी को क्या कर सकते हो, एयरवे पेटेंसी को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी। ठीक है, या फिर आप ब्लड फ्लो को क्या कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो आपने क्या लिख दिया, टू मेंटेन ब्लड फ्लो। ठीक है, फिर आगे आप क्या, टू इंप्रूव। इंप्रूव क्या कर सकते हो, डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन अगर आपने लिखा है ना, तो वहां लिख दो टू इंप्रूव डिजीज कंडीशन। ठीक है, जैसे आपका ब्रीथिंग पैटर्न हो गया, या फिर आप जिस भी बारे में डायग्नोसिस बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव लिख के टू इंप्रूव, टू मेंटेन या टू रिड्यूस, खत्म काम। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना सबसे जरूरी चीज है इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन में क्या है, ठीक है, इंटरवेंशन का मतलब क्या है, इंटरवेंशन आप रेशनल के साथ भी लिख सकते हो, विदाउट रेशनल भी लिख सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि मेरे पास इनफ टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरवेंशन को रेशनल के साथ लिख सकते हो। लेकिन मेरी तो इतनी धीरे स्पीड है कि मैं रेशनल लिख ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना ही टाइम होता है, इवन दैट क्वेश्चन भी छूट जाते हैं कई बार। तो ठीक है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरवेंशन के साथ रेशनल लिख सकते हो। ठीक है, रेशनल का मतलब क्या है, ठीक है, रेशनल का मतलब है कि आपने जो इंटरवेंशन दिए उससे पेशेंट को इंप्लीमेंटेड करने के बाद में क्या क्या, उस वजह से आपको क्या चीजें फर्क पड़ेगी। जैसे कि अगर आप पोजीशन सीधी दोगे, ठीक है, ब्रीथिंग के अंदर आप फॉलोअर पोजीशन दोगे, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का इफेक्टिव रहेगा, क्या, एयरवे इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका रेशनल। ठीक है, अब नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है कि व्हाट ए नर्स डू, नर्स क्या कर रही है, व्हाट देयर रोल, उसका रोल क्या है। ठीक है, और व्हाट आर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखो आप कंफ्यूज होते हो ना कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप इंटरवेंशन में सारी चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्स को क्या करना है, उसकी रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही आपके इंटरवेंशन होते हैं। ठीक है, जो ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, टू हेल्प पेशेंट इंप्रूव देयर हेल्थ एंड वेलबींग, जो क्या करे, पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करे और उसके वेल बीइंग को इंप्रूव करे, वही आपकी क्या कहलाती है, नर्सिंग इंटरवेंशन कहलाती है। अब मैं बताऊंगा आपको कॉमन ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन जो आप कोई से भी डायग्नोसिस के अंदर लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको हमेशा ना नर्सिंग इंटरवेंशन दो फॉर्म के अंदर लिखनी है। ठीक है, एक तो आपका आता है फार्मेकोलॉजिकल, एक आता है आपका नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, जो आपका नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको कैसे फ्रेम करें, एक तो हो गया आपका फार्मेकोलॉजिकल, एक हो गया आपका नॉन फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल सबसे आइडियल मेथड होता है। ठीक है, स्टार्ट करना आपको इससे, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है, दो लाइन ही होती है फार्मेकोलॉजिकल, क्योंकि आपका इतना काम नहीं होता कि आपको खुद से मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। वो तो आप अगर ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी आपका करेक्ट होगा, मेडिसिन एज पर डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, या फिर मेडिसिन एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर मेडिसिन एज पर फिजिशियन प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये भी आपका सही माना जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, पेशेंट को इंप्लीमेंटेड करना है। ठीक है, इंटरवेंशन में आपको मेन चीजें ये लिखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट इसी से करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या देते हो, जैसे आपका पोजिशनिंग हो गया, कंफर्ट डिवाइस हो गया, सम एक्सरसाइज हो गया, यहाँ पर सम होगा। ठीक है, सम एक्सरसाइज हो गया, डाइटरी हैबिट हो गया, स्लीपिंग इंप्रूवमेंट हो गया, थेरेपीज हो गया, ये आपके क्या हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं आपके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट की कुछ एक चीजें लेके आया हूँ। जैसे फार्मेकोलॉजिकल में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां लिख दो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, या फिर फिजिशियन, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन नेबुलाइजर थेरेपी। ठीक है, ये आप कॉमन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जो आप सबके अंदर लिख सकते हो। फिर नॉन फार्मेकोलॉजी की बात करें तो असेस द, सबसे ये आप मतलब कोई सा भी डायग्नोसिस बनाओ उसका गोल लिखो, फिर इंटरवेंशन में सबसे जरूरी चीज ये आप किसी में भी डाल सकते हो, असेस द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ पेशेंट स्पेशली रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्या हो गया, अपना अस्कल्टेट करो ब्रीथ साउंड को, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, आइडेंटिफाई एंड एलर्जी ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, एलर्जी एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है,
फॉलो अप करो इंपॉर्टेंट चेंजेस को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वीडियो है किसके बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है, वो चीज क्या है, ठीक है। अगर जैसे कि आपके पास क्या है, इनफ टाइम है, ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप क्या लिखो, सबसे पहले एक डायग्नोसिस लिखो, फिर उसका गोल लिखो, फिर क्या लिखो, उसके इंटरवेंशन लिखो, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि हाँ मैं आराम से मेरा पेपर हो जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम है कि आराम से मेरा इस टाइम के अंदर पेपर भी हो जाएगा, मेरे पास पेज भी इनफ है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही लिखो आप, ठीक है। लेकिन मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे लिखे थे एमएसएन के अंदर, सीएचएन के अंदर, नर्सिंग मैनेजमेंट। मैंने ऐसे नहीं लिखे थे क्योंकि मेरे पास मेरी राइटिंग भी थोड़ी खराब है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो स्पीड भी मेरी बहुत धीरे है। तो मैंने क्या करे थे, सबसे पहले मैंने क्या किए थे, 6 डायग्नोसिस लिख दिए, ठीक है, 5 या 6 डायग्नोसिस लिख दिए, कोई सी भी डिजीज आ गए, डिजीज के 2 डायग्नोसिस, डिजीज से रिलेटेड 4 मैंने सारे कॉमन छाप दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिए थे, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद मैंने क्या किया था, गोल लिख दिए, सारे गोल एक साथ लिख दिए, ठीक है। मतलब जो डायग्नोसिस बनाए 6 डायग्नोसिस, 6 के गोल लिख दिए, क्या क्या लगा के, टू इंप्रूव, टू मेंटेन, टू रिड्यूस लगा के सारे के गोल लिख दिए थे, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखे थे, नर्सिंग इंटरवेंशन लिखे थे। नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब 6 के नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो 6 से 10 लाइनें तो अपने डिजीज से रिलेटेड ही हो गई, ठीक है। उसके अलावा 10-12 लाइनें आप क्या कर सकते हो, अपने मन से या फिर उस डिजीज से रिलेटेड और लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपके जो नर्सिंग मैनेजमेंट में यहाँ आपके 3 या 4 पन्ने, ठीक है। जैसे एक पन्ना तो आपके नर्सिंग डायग्नोसिस और गोल से भर जाएगा, ठीक है। और 3 या 2 पेज आप अगर नर्सिंग इंटरवेंशन में ही भरते हो ना, तो भी आपका इनफ होता है, ठीक है। तो या फिर आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपके अगर 3 पेज भी होंगे ना, तो भी इनफ होंगे, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके फिर आराम से आपके 4 या 5 पेज भी आपके आराम से भर सकते हैं। ये आप कैसे लिखोगे, सबसे पहला एक नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा, फिर उसका गोल लिखा, फिर उसके इंटरवेंशन लिखे। तो अगर आप एक भी लिखोगे तो एक पेज के अंदर भी आ रहा है, तो आप अगर 5 भी लिख रहे हो तो 5 पेज के अंदर 5 पेज तो आराम से भर ही सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मेट लिखोगे तो आपके ज्यादा पेज नहीं भरेंगे, आपके 3 या 4 पेज ही भरेंगे, लेकिन वो भी इनफ होता है, ठीक है। तो ये था हमारी स्ट्रेटेजी की नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके रोल ऑफ नर्स आ जाए, ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपके रोल ऑफ नर्स सबके अंदर आ सकते हैं, फार्मा हो गया, मतलब पूरी नर्सिंग के अंदर रोल ऑफ नर्स पूछ लिया, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, ओबीजी हो गया, या फिर आपका सीएचएन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या फिर आपका एमएसएन हो गया, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, सीईटी हो गया, सबके अंदर रोल ऑफ नर्स आ गया, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स को कैसे लिखना है, अगर रोल ऑफ नर्स की बात करें तो रोल ऑफ नर्स में जैसे आपका रोल क्या हो गया, एज ए क्लिनिशियन, क्लिनिशियन के रूप में आपका रोल क्या हो गया, ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो एज ए हेल्थ एजुकेटर, नर्स एज ए हेल्थ एजुकेटर, कैसे हेल्थ एजुकेटर प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। फिर आपका हो गया एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो, मतलब हेड डिपार्टमेंट में हो, तो आप अपने मैनेजर को या फिर सब ऑर्डिनेट को कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। फिर हो गया आपका एज ए लीडर, आप एज ए लीडर की लीडरशिप के रूप में आप कैसे रोल करोगे, ठीक है। फिर आपका हो गया एज ए चेंज एजेंट, एजेंट के रूप में आप कैसे, मतलब अपने एनवायरनमेंट में कैसे एजेंट के रूप में आप कैसे चेंजेस ला रहे हो, ठीक है। फिर हो गया आपका एज ए रिसर्चर, आप एक नर्स रिसर्चर हो तो आपका रोल क्या होगा, ठीक है। फिर हो गया आपका एज ए कोलैबोरेटर मतलब आप अपने जो भी सहपाठी है, ठीक है, जैसे आपका फार्मेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्टर डिपार्टमेंट हो गया, तो उसके साथ आपका बिहेवियर या फिर उसके साथ आपकी कोऑर्डिनेटिंग कैसी है, ठीक है। फिर हो गया आपका एज ए एडवोकेट के रूप में आपका रोल ऑफ नर्स कैसा है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो हो गया आपका मेंटेनेंस, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट को मेंटेनेंस करने में आपका रोल कैसा है, ठीक है, आप कैसे रिकॉर्ड और रिपोर्ट को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका हो गया आपका कंसर्न एडवाइजर के रूप में आपका रोल कैसा है, ठीक है। एक हो गया आपका ऑर्गेनाइजर के रूप में आपका रोल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 8-10 रोल बताए, आप उन रोल को बोल के मैंने जो बोले वो रोल लिख दो, उनके अंदर अगर आप 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें भी लिखोगे ना तो भी इनफ है, क्योंकि रोल ऑफ नर्स हमेशा आपके 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आपका नर्सिंग मैनेजमेंट 8 नंबर का आएगा, लेकिन रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा 4 नंबर या 4 नंबर की ही आएगी, ठीक है। 4 नंबर की आपकी क्या आएगी, नर्सिंग रोल आएगा, और 4 नंबर की आपकी क्या आएगी, नर्सिंग, ये तो आपका हो गया नर्सिंग रोल, ठीक है। और 4 नंबर में आपकी क्या आएगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपन क्या लिख सकते हैं, सीधी लाइन जो आप नर्सिंग मैनेजमेंट में आज दिन तक लिखते आए हो। कैसे लिखते हो आप नर्सिंग मैनेजमेंट की लाइन लिख दिया, जैसे वाइटल साइन असेस किया है, पोजीशन प्रोवाइड करना, कंफर्ट पोजीशन देना, उसके अलावा उसको क्या फिजियोथेरेपी देना, उसके अलावा उसको आइडेंटिफाई करना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो भी आप ड्रग दे रहे हो,
फिर लिख दिया कि आपका जो भी आप ड्रग्स दे रहे हो, ड्रग्स या मेडिसिन एज पर फिजिशियन प्रेस्क्राइब, हिस्ट्री चेक करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, फैमिली हिस्ट्री देखना, पेशेंट हिस्ट्री देखना। हमेशा आप यही नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते आए हो आज दिन तक, लेकिन आज से आपको क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको PES, P मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम, E मतलब आपका इटियोलॉजी, S मतलब साइन ऑफ सिम्टम्स, इस फॉर्मेट में लिखना। इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, और आप अच्छे नंबर मिलेंगे तो आप आराम से भी पास हो सकते हो। और उसके अलावा एक एग्जामिनर का भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर कि इसने नंदा के डायग्नोसिस फॉलो किए, क्योंकि नंदा के डायग्नोसिस नॉट फॉर इंडिया, आपकी जो ICN है ना, इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग, वो आपके नंदा के डायग्नोसिस को ही फॉलो करती है। ठीक है, अगर आपको नंदा के डायग्नोसिस, जितने नंदा के डायग्नोसिस याद करोगे उतना ही आपके लिए आगे भी अच्छा होगा, और आपके एग्जाम पर्पज से भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने बात की है कि आपके नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना, नर्सिंग रोल कैसे लिखना, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखना। फिर आप NCP आ गया। ठीक है, तो NCP में तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्या कर सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम मतलब आप ये खींच सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या लिख दो, सबसे पहले आपका असेसमेंट हो गया। ठीक है, असेसमेंट में आप क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, आपने नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पर आपको एक ही डायग्नोसिस लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको ये 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, 3 या 4 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, 4 पेज के अंदर अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले आपने असेसमेंट लिख दिया, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, फिर आपने नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दिया, फिर आपने लिख दिया गोल। ठीक है, फिर आपने लिख दिया यहाँ पर इंटरवेंशन। ठीक है, फिर आपने लिख दिया यहाँ पर इंटरवेंशन के बाद में आपने रेशनल लिख दिया या इंप्लीमेंटेड लिख दिया। ठीक है, फिर लास्ट में आपने क्या लिख दिया, आपका इवाल्युएशन। ठीक है, तो नर्सिंग अगर आपके नर्सिंग केयर प्लान NCP पूछे तो NCP आपको इस फॉर्म के अंदर लिखनी, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल और इवाल्युएशन। ठीक है, तो यह था हमारा पूरा वीडियो, जिसके अंदर अपन ने बात किया है कि कैसे आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, कैसे आपको नर्सिंग रोल लिखना है, कैसे आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, और कैसे आपको नर्सिंग केयर प्लान लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।